नईम हमारे अब्बा के पुराने मुलाज़िम का बेटा था। जब ये 11 साल का था, इसके माँ बाप ज़ंज़ले में मकान के मलबे तले दबकर हलाक हो गए। अल्लाह की कुदरत के ये लड़का जिंदा बच गया। वालिद साहब इसे घर ले आए और इसकी परवरिश करने लगे। वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका। घर के बराबर वालिद साहब का गोदाम था, जहाँ वो दुकान का माल स्टॉक करते थे। नईम को गोदाम में रहने के लिए जगह दी गई। खाना वो हमारे घर से खाता था। गोदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सौदा सलफ भी इसके जिम्मे था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि नईम गबरू जवान हो गया। इसने कद काट शक्ल सूरत खूब निकाल ली थी। वालिद साहब को एक मावन की ज़रूरत थी और इस लड़के का भी कोई ना था। तभी ये अब हमारे कुंबे के लिए लाजमी हो गया था। पाँव की जूती को कोई सर पर नहीं रखता, ये हमारी अम्मा जान के अल्फाज थे। वो खिदमतगार का बेटा था और इसे खिदमतगार ही रहना था। लिहाजा वालदा नईम से फासला रखती थी। कहती थी, मेरे घर में बच्चियां हैं और गैर लड़के को दहलीज से बाहर ही खड़ा रखूंगी। इसे घर के अंदर आने की इजाज़त देना गलत होगा। वालिद साहब को ताकीद कर दी कि अब अंदर नहीं आएगा, जुबान हो गया है, जो काम होगा इसको बाहर से ही बता देंगे और खाना भी ड्योड़ी में रख देंगे। उठा लेगा और बर्तन वापस ड्योड़ी में धर कर दस्तक देगा तो हम खुद बाद में उठा लेंगे। वालिद साहब नईम से प्यार करते थे, लेकिन वालदा की मंशा रज़ा को भी खातर रखना ज़रूरी था। बस जैसा अम्मा ने कहा वैसा ही किया। ताहम कभी कभार हमको इस लड़के की ज़रूरत पड़ ही जाती थी। जब कभी भारी सामान इधर से उधर करना होता, छत के जाले साफ कराने होते, अम्मी नईम को घर के अंदर बुला लेती, लेकिन बाजी को मना करती कि तुमने इस लड़के के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी। बाजी भी एक काया थी। अम्मी की नज़र चौंकती तो नईम से बातें करने लगती। वो माँ की बात ना मानती। माँ को गुस्सा आ जाता और अकेले में समझाती, गैर लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करते, तुम इससे पर्दा किया करो। बाजी सवीना इन दिनों एफए में थी। अम्मी जान बीमार हो गई और ये बीमारी जानलेवा साबित हुई। ब्लड प्रेशर के बाइस वालदा के गुर्दे खराब हो गए और कुछ दिन बीमार रहकर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हमारे लिए ये सदमा जान का था। मैं तब 7वीं में पढ़ रही थी। अम्मी की कमी बाजी की बाहों में खुद को छुपा कर पूरी करने की कोशिश करती। वो भी समझदार थी, मुझको बहुत प्यार करती। यूं बड़ी बहन के शाने से लगकर गम आधा रह जाता था। एफए के पेपर्स देने के बाद मेरी ये बहन घर बैठ गई। छोटे बहन भाई संभालने की खातिर कुर्बानी दी तो हम भी अपनी बहन पर इंसार करने लगे और इनको बड़ा समझने लगे। वो खाना पकाती, हमारे कपड़े धोकर इस्त्री करती और हमको तैयार करके स्कूल भेजती। अपने वालिद की भी खिदमत करती। लगता था कि माँ का खला बाजी के प्यार ने पुर कर दिया है, वरना तो शायद हमको वालदा की महरूमी ख़त्म कर देती। 8वीं में होश संभाल लिया तो अपनी इस मोहसिन बहन को किसी और खेल में उलझा हुआ पाया। वालिद सुबह काम पर निकल जाते और रात गए लौटते। मैं और आसिया स्कूल चली जाती। हमारा भाई भी पढ़ने चला जाता। घर पर बाजी अकेली होती तो वो छत से गोदाम में जांग कर नईम को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुला लेती किसी काम के बहाने से। और फिर तन्हाई की इन मुलाकातों ने एक नए नाटक का रूप धार लिया। इत्तफाकन कभी मैं और आसिया स्कूल से जल्दी आ जाते और कभी रफ़ी भाई तो नईम को हम घर के अंदर बैठा पाते। शुरू में ध्यान न गया। रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में अजीब वसवसे सर उठाने लगे कि ये रोज़ क्यों घर में होता है, जबकि अम्मी हमेशा बाजी को मना करती थी कि इसके सामने ना जाया करो, इसके साथ ज़्यादा बात ना किया करो। नईम का इस तरह इस वक्त मौजूद रहना हमको नागवार गुजरने लगा। जब हम ना समझ थे, किसी बात को ख्याल में न लाते थे। जो जो अक्ल आई, नईम को बाजी के साथ बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू करता पाकर दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। हम जानते थे कि वो रिश्तेदार नहीं है, हमारा मुलाजिम है। कभी अम्मी अब्बू ने इसे हम लोगों के दरमियान घुलने मिलने ना दिया था। इसकी हैसियत हमेशा नौकर की सी थी। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था, मैं ही बड़ी थी, तभी ज़्यादा तफक्कर मुझी को हुआ।
अब्बा की वजह से चुप थी कि इनको दुख ना पहुंच जाए, लेकिन बाजी के लक्षण देखकर दिल जल कर खाक हो जाता था। पहले बाजी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब नईम की खातिर हमको बुरी तरह नज़रअंदाज करने लगी थी। जब वो होता खूब इसकी खातिर तवाज़ा करती, अच्छा खाने को देती और हमको डांटती डपटती थी कि ठहर जाओ, भूख से मरे तो नहीं जा रहे। वो नईम को तर्न वाले खाने को देती और हम बैठे मुंह तका करते। बाजी के इसी रवैये ने हम तीनों को इनके खिलाफ कर दिया। जब मैं 9वीं में थी, ज़्यादा उलझाव में रहने लगी और एक रोज़ जुर्रत करके बहन को जुतला भी दिया कि बाजी देखो, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, बाज आ जाओ वरना अब्बा से कह दूंगी। इस नौकर ज़ात को तुम घर में मत बिठाया करो और उम्दा खाने भी पेश ना किया करो, वरना ये अपनी औकात से बाहर आ जाएगा तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। बाजी ने इस दिन मुझे बहुत लान तान की कि अफसोस है तुम्हारी सोच पर, पढ़ लिख कर जाहिल रह गई हो। क्या हमारा मज़हब इस बात का दरस नहीं देता कि अमीर गरीब सभी इंसान बराबर होते हैं, और तुम मुझे गरूर सिखा रही हो। नईम नौकर है तो क्या हुआ है, तो हमारी तरह का इंसान, इतनी हकारत अच्छी नहीं। मैं हकारत नहीं कर रही बाजी, बल्कि आपको एहतियात से काम लेने का कह रही हूँ। अब्बा की लाइल्मी में क्यों इस गैर आदमी को घर के अंदर बिठाती हो, जबकि अम्मा भी फासला रखती थी और इसको घर में नहीं घुसाती थी। अपना नहीं तो अपने बहनों का ख्याल कर लो। यकीनन जब अब्बा को इस बात का इल्म होगा वो बहुत नाराज़ होंगे और कभी ना कभी तो इनको इल्म हो ही जाएगा। बाजी पर मेरी तनबिया का कोई असर ना हुआ। हम तो यूं भी मजबूर थे कि छोटे थे, हमको और घर को वही संभालती थी। लेकिन अब जब कि मैं अच्छा बुरा समझने लगी थी तो कैसे चुप रहती। मैंने भी कह दिया, अगर बाज ना आई तो सब कुछ अब्बा से कह दूंगी, फिर तुमको मारें या घर से निकाल दे, मैं नहीं जिम्मेदार। लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा कुछ बर्दाश्त ना होगा। जब देखा कि मेरे तेवर कड़े हैं, आपे से बाहर हो गई, जूता उठा कर मारने लगी। इस पर मेरे दिल में तो जैसे आग सी भड़क उठी। पहले तो मैं इनको महज डरा रही थी, अब कसम खाई कि जो हो सो हो, अब्बा से ज़रूर इनकी शिकायत करूँगी। शाम को अब्बा आए तो मेरे मुंह सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, हमारी बेटी को क्या हुआ है, क्यों आंखें सूजी हैं? मैं तो फट पड़ी और जज्बात में आकर अब्बा को बता दिया कि बाजी रोज़ नईम को बुला कर बिठा लेती हैं, इसे किचन में बिठा कर गरम गरम खाने पेश करती हैं। हम तो स्कूल होते हैं, जब आते हैं ये मौजूद होता है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब नईम जाएगा या मैं फिर इस घर में रहूँगी। कहने को तो ये सब कहेगी, लेकिन अब्बा की तरफ ना देखा कि वो तो तेवरा कर रह गए थे। इस वक्त घर से निकल कर गोदाम की तरफ गए और नईम से कहा कि 1 मिनट में यहाँ से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जिस थाली में खाते हो इसी में छेद करते हो। न जाने क्यों कर उन्होंने खुद पर काबू पाया, नईम को जाने दिया, वरना इतने गुस्से में थे कि खुद मैं डर गई थी कहीं इसका खून ही न कर दें। नईम इस वक्त चला गया, खुदा जाने कहाँ। अब मैं पछताई के जल्दबाजी में अब्बा को बता कर बाजी की बेकदरी करा दी थी। जैसे भी थी हमको तो मोहब्बत दे रही थी, देखभाल और हमारे सारे काम करती थी। तालीम हमारी खातर छोड़ी, इतनी कुर्बानी दी ताकि अब्बा कहीं दूसरी शादी करके सुतेली माँ ना ला बिठाएं। अब बुरे दिनों ने मुझे घेरा। अब्बा का बस ना चलता था कि बाजी को कुएं में धक्का दे देते और वो उठते बैठते मुझको कोसती कि कम वक्त बहन है कि डायन मुझसे मेरे बाप की शफकत और मोहब्बत छीन ली है। नागन, मैं तो हर वक्त तुझ पर निछावर हुआ करती थी और तूने ये सिला दिया है कि मुझे बाप की नज़रों से गिरा दिया। नईम से बातें ही करती थी ना, कभी कोई गलत हरकत करते तो नहीं देखा था। फिर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों अब्बा से जड़ दिया। मैं भी इंसान हूँ, कहीं आती जाती नहीं, हर वक्त तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ। तन्हाई से उकता कर नईम से 2 बातें करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि तूने इस बेचारे यतीम से रहने का ठिकाना भी छीन लिया। अब न जाने वो कहाँ मारा मारा फिरता होगा, बहुत गुनाह होगा। सबीहा देख लेना तुझे, तेरा भी हाल बुरा होगा और तू भी ऐसे दर बदर होगी।
कि इसकी बददुआ उम्र भर तेरा पीछा करेगी। ये जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा जो तूने इसके साथ किया है। जूं जूं वो मुझे कोसती मैं परेशान और परेशान होती। नईम तो फिर पलट कर ना आया और ना इसका कुछ अता पता रहा। मैंने रोते पीटते बीए कर लिया। तभी एक अच्छा रिश्ता आ गया। अब्बा ने झटपट मेरी शादी कर दी। बाजी बेचारी अभी तक कुर्बानी का बकरा बनी हुई थी कि एक छोटी बहन और भाई बाकी थे जिनकी देखभाल इन्हें करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को सलाह दी, अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए और फिर तुम समीना की शादी कर देना। वालिद भी चाहते थे कि बाजी समीना की शादी कर दे, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और वो इसी कोशिश में थे कि इधर बेटी के फर्ज से सब दोष हो तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचे। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अब्बा को किसी ने बाजी के लिए रिश्ता बताया और जिस रोज़ वो लड़का देखने लाहौर जा रहे थे पत्तों की के करीब इनका एक्सीडेंट हो गया। वो जानवर ना हो सके और हमको तकदीर ने एक और जख्म लगा दिया। मैं तो अपने घर में खुश और आबाद थी, लेकिन अब बड़ा मसला मेरी बाजी समीना छोटी बहन और भाई का था जो अकेले ना रह सकते थे। अदनान बहुत अच्छे इंसान थे और वो बेहद चाहते थे। जब इनसे अपने बहन भाइयों की मजबूरी बताई, बोले कि इन सब को यहाँ ले और अपने पास रख लो। मैंने कहा ऐसा दुरुस्त ना होगा। मेरे वालिद साहब का ज़ाती मकान है, वो इसमें रहते भले लगते हैं। मकान को ताला लग जाएगा और लोग भी आपको यही कहेंगे कि बीवी के रिश्तेदार पाल रहे हो। बेहतर ये है कि हम ही कुछ अरसा इनके पास जाकर रह लेते हैं जब तक कोई अच्छा रिश्ता बाजी के लिए नहीं मिल जाता कि जिसको घर दामाद बनने की शर्त कबूल हो। अदनान ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से वालिद साहब के घर मुंतकिल हो गए। वालिद साहब ने काफ़ी रकम बाजी और रफ़ी के नाम कराई हुई थी, लिहाजा इन्हें खर्चे की तंगी तो ना थी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर चाहिए था। बाजी मेरे और अदनान के साथ रहने पर खुश थी कि अब इनको डर ना लगता था और बहुत से मिसाल से बच गए थे। अदनान हर तरह से मेरे भाई और बहनों का ख्याल रख रहे थे। मैं अलबत्ता वालिद के घर आकर कुछ बेआराम ज़रूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर आराम और राहत का गहवारा था जहाँ नौकर चाकर सभी सहूलत मैसर थी। अदनान की मुझसे मोहब्बत देखकर हर कोई मुझ पर रश्क करता था। वारी किस्मत, बाजी के लिए अभी तक कोई मौजू रिश्ता ना मिला, लेकिन छोटी बहन ने एफए कर लिया तो इसकी शादी अदनान ने अपने बहन के बेटे से करा दी। रफ़ी ने भी 8वीं पास कर ली और इसका सिलेक्शन आर्मी की एकेडमी में हो गया। वो जेहलम चला गया। अब घर में बाजी, मैं और अदनान रह गए। मैंने बाजी से इसरार किया कि अब आप हमारे घर चल कर रहो, हम बहुत दिन आपके पास रह लिए। मेरा एक ये भी मकसद था कि वो मेरे महलनुमा घर में रहेगी तो मेरे खावत के स्टेटस के मुताबिक इनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। लेकिन वालिद साहब का घर तो एक मुतवस्सित तबके की रहायशी इलाके में बना हुआ था और इनकी वफ़ात के बाद इनका हवाला भी ना रहा था। रिश्तों में लोग ऐसी बातों को भी तो मद्देनज़र रखते हैं। बाजी मेरे घर हमारे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए यहाँ इनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है। शोहर के प्यार का खजाना, अदनान की मोहब्बत मेरे लिए बड़ा सरमाया थी, जिससे मेरा घर रश के जन्नत था। वो दिल ही दिल में करने और मुझसे हसद करने लगी। कारें, बंगला, ज़र जेवर सभी कुछ तो मेरे पास था। मैं शहजादियों की तरह रहने लगी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े रहते थे। खुदा ताला ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल ना खिले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात ना बनी और फिर टूट जाती। अल्लाह जाने क्या वजह थी। हालांकि मैं और अदनान खलूस से दिल से चाहते थे कि बाजी समीना अब अपने घर की हो जाए। इनकी शादी की उम्र निकली जाती थी। वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद इनका रिश्ता ना हो सका और इनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुश और मुतमिन अपने बच्चों की चहकारों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई बरस बड़ी बहन तन्हाई की आग में झुलस रही थी।
मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अदनान के करीब होती हूँ और हम प्यार और मोहब्बत से बातें करते हैं, बाजी खो सी जाती है। अब तो अक्सर वो हमको हंसते बोलते देखकर ठंडी आहें भरती थी और इनके चेहरे का रंग ही बदल जाता था। तभी मुझे बाजी की ओर ज्यादा फिक्र लगी और मैंने इनको खुश देखने की खातिर अदनान से कहा कि आप बच्चों और बाजी को लेकर सैर को चले जाया करें। तीसरे बच्चे की आमद थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए दो बार हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थी, मैंने अदनान को मजबूर किया कि बाजी को मरी की सैर करा लाए। मैं नहीं जा सकती, बाजी को ले जाएं। उन्होंने बहुत कहा कि बगैर तुम्हारे सैर का क्या लुत्फ आएगा। मैं ना मानी। दरअसल तो मैं बाजी को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि इन दिनों वो बहुत बुझी और उदास रहती थी। बस इसी दिन से मेरी खुशियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। सैर से वापसी पर मेरी बहन का मूड मिजाज कुछ और था और उदनान की नज़रें भी बदली बदली थी। वजह मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इस रिश्ते को मैं शक्को शोभा से बलातर समझती थी, जो मेरी बहन और मेरे शोहर के दरमियान था। अदनान ऐसे प्यार करने वाले शोहर जिस पर एक बीवी पूरा पूरा भरोसा कर सकती थी, जबकि बाजी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद इनकी याद को इसी बहन की मोहब्बत ने भरा था। लेकिन आज ये क्या कि दोनों ही मुझसे निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और खामोश थी। तहम्मुल से काम लिया, खुद को समझा लिया कि सगी बहन पर शक्को शोभा नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मामूल के कामों में लग गई, लेकिन बाजी के रंग ढंग बनाओ सिंगार से दिल को धड़का सा लग गया। खुदा जाने क्यों जी को बेसुकूनी खा रही है। तीसरे बच्चे के जन्म दिन में अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो ये घर मेरा ना रहा था। अदनान ने माफ़ी मांगी और कहा तुम्हारी बहन का कसूर है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ना था, लेकिन अब जो हो चुका है इसको बताए बगैर मेरे ज़मीर का बोझ हल्का ना होगा और बढ़ता जाएगा। उन्होंने जो कहा सुनकर सुनाए मैं रह गई। जिस कदर मातम करती कम था, कभी बहन की जानब देखती थी तो कभी शोहर की तरफ। दुख तो ये था कि बाजी को अपने इस फाल पर कोई दुख, कोई शर्मिंदगी ना थी। दिल अदनान को धड़काता था, फिर भी इन्हें छोड़ना ना चाहती थी कि 3 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन इखलाकी एतबार से अब मुझे इसके निकाह में नहीं रहना था, क्योंकि अब मेरा अपना शोहर से कोई नाता ना रहा था। मुझे इनका घर छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने मुझे तलाक दी और मैं अपने वालिद के घर आ गई कि जहां अरसे से ताला पड़ा हुआ था, और बाजी ने अदनान से निकाह करके मेरा घर संभाल लिया। मेरी जन्नत पर हकदार बन गई। इन्हें मेरे लुटने का ज़रा भी मलाल ना था और ना मेरे बच्चों पर इनको रहम आया। मैं दिन रात यही सोच सोच कर हैरान होती हूँ कि इस कदर करीबी रिश्तों का भी कोई इतबार नहीं।